कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उन्हें हम एक एक करके सॉल्व कराएंगे आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन हमने लिया है यानी कि आज का जो सब्जेक्ट है वह सोशल साइंस का है। सोशल साइंस के 6 तारीख के 6 सितंबर 2023 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसे सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर सॉल्व करेंगे, पहले सेकंड शिफ्ट का आज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके ही सारी सोशल साइंस के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और सेकंड डे 50 जो क्वेश्चंस अलग से आए थे जिसमें पेडागोजी एंड जीके जीएस के क्वेश्चंस थे उसे हम सेकंड डे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। एसएसटी यानी कि सोशल साइंस से पूरे 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टेट में। इन्हीं 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा था, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किया था मैगलन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है, मैगलन। मैगलन ने 1519 ईस्वी में समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन जो है यह कालीकट का राजा था। जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था तो कालीकट तट पर वास्को डी गामा का स्वागत जमोरिन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग बताया था अब्दुल मजीद ने। अब्दुल मजीद जो है यह गुजरात का व्यापारी था और इसने ही वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट है, अमेरिका। अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो कौन सी संधि थी जिसके द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो वह संधि थी ऑप्शन नंबर पेरिस होगा, पेरिस की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति से तीथे कर क्या था? तो तीथे जो था यह कर था और यह किस प्रकार का कर था? तो यह धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। फ्रेंड्स, ये जो भी आंसर्स हैं ये आयोग के द्वारा ही दिए गए मास्टर की के आंसर्स हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 1945 में यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी की मुद्रा को मार्क नाम से जानते हैं। मार्क जर्मनी की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो वह रूस था। रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या। यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो सर्वस्लाव आंदोलन को रूस ने बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है, रूस ने सर्वस्लाव आंदोलन को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि झारखंड बिहार से अलग हुआ था इस दिन। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? प्राथमिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो कृषि, खनन और मत्स्य पालन, ये तीनों ही प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सभी। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वाणिज्यिक अनाज की खेती में गेहूं और मक्का ये दोनों फसलें ही उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी कि इन दोनों फसलों का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, खरबूजा किस मौसम में होता है? तो खरबूजा जो है यह जायद मौसम में होता है, यानी कि जायद मौसम में खरबूजा, तरबूजा इत्यादि की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो हमारा जो फसल क्षेत्र है भारत का तो वह कितना प्रतिशत क्षेत्र तिलहन से आच्छादित है? तो वह 12% होगा। 12% क्षेत्र तिलहन से आच्छादित है, यानी कि तिलहन की खेती 12% की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? पेय फसल कौन सी है? तो चाय जो है यह पेय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में जो है यह भारत ही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? रबी फसल कौन सी है? धान, तरबूजा, गेहूं या फिर मक्का? तो गेहूं जो है यह रबी फसल है, धान खरीफ फसल है, तरबूज जो है यह जायद फसल है और मक्का भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल होता है 5 साल। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 जो भाषाएं हैं यह आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था। राष्ट्र संघ जो कि 1920 में बना था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका अस्थायी मुख्यालय कहाँ था, तो वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखिएगा क्योंकि आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है एसएसटी के वह 9 और 10th ये दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 11-12 के लिए भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों ही एग्जाम यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल ये दोनों एग्जाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। तो राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया। तो राष्ट्र संघ यहाँ दे रहा है कि अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया, तो क्षेत्रों को विभाजित करके। राष्ट्र संघ क्षेत्रों को विभाजित करके ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों की आबादी वाला क्षेत्र को समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना जो है यह 1919 में पारित किया गया था। फ्रेंड्स 1919 में और एक कार्य हुआ था, तो क्या हुआ था 1919 में ही रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ये भी याद रखिएगा, जिसके द्वारा 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल को। देखते हैं क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। तो दांडी यात्रा गांधी जी ने किस तिथि को आरंभ की थी, तो यह 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा अंत हुई थी, यानी कि कुल 24 दिन यात्रा चली थी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में और लखनऊ में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली। तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल खुली थी कोलकाता में। जूट मिल भारत में पहली जूट मिल कब खुली थी, 1917 में खुली थी और कहाँ खुली थी, तो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह ने तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक की रचना की थी, याद रखिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स ये सेशन पसंद आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना जो है यह 1898 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है G77 की स्थापना कब की गई थी। तो G77 की स्थापना पूछ रहा है कब की गई थी, तो यह 1964 में की गई थी। G77 की स्थापना 1964 में की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। फ्रेंड्स ये जो भी क्वेश्चन से स्टेट में पूछे गए थे ये पूरे SCERT एंड NCERT बेस्ड पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन है SCERT से लिए गए हैं। तो न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था। तो हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रकाशित किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू नामक पुस्तक को यानी कि अंग्रेजी पत्रिका थी यह, इसे ही प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में 32.8 है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल है। फ्रेंड्स यहाँ हम पूरे 50 क्वेश्चंस करेंगे। आगे के 50 क्वेश्चन जो सोशल साइंस के रह गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत को पाकिस्तान से अलग करती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो है यह दरभंगा, बिहार के दरभंगा में लक्ष्मी सागर झील स्थित है। याद रखिएगा, बिहार के दरभंगा में लक्ष्मी सागर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला नीना। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीना जो है यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। प्रशांत महासागर में ला नीना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो कौन सा वृक्ष है जो पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट जो वृक्ष है यह पर्वतीय वन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया। क्वेश्चन है एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो एशियाई शेरों का निवास जो है यह गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 17.5%, यानी कि 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष जाना जाता है? तो 1921 को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1948 में। 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी। और भारत को कब मिली थी? तो 1947 में। अगला क्वेश्चन है भूटान की राजधानी कौन है? भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की है। ढाका कहाँ की है? बांग्लादेश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है यह कर्णाली नदी। कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो कौन सी मापक विधि है जो कि सर्वाधिक मान्य है? इसका उत्तर निरूपक भिन्न होगा। निरूपक भिन्न जो है यह मापक प्रणाली सर्वाधिक मान्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर नदी पहाड़ और समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या आता है? तो पृथ्वी पर नदी पहाड़ समुद्र आदि को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है, उस मानचित्र को भौतिक मानचित्र के नाम से जाना जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है जो कि जल से घिरा है? तो 71% भाग पृथ्वी पर जल से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित हैं और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है। तो यह कितने नॉटिकल मील क्षेत्र में स्थित है? तो यह 200 नॉटिकल मील क्षेत्र में स्थित है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 नॉटिकल मील क्षेत्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे क्वेश्चंस। ये जो स्टेट के क्वेश्चन थे 6 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी के 50 क्वेश्चन जो रह गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सोशल साइंस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये पेपर 6 तारीख का है, 6/9/2023 का पेपर है। तो इसी के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सोशल साइंस से पूरे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 प्रश्नों को हमने कल के वीडियो में सॉल्व करा दिया। बाकी के जो 50 क्वेश्चन रह गए थे उसे आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, डैश में प्रकाशित वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए। तो वुडलैंड कमीशन की रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो वुडलैंड रिपोर्ट जो है, वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट कब पास किया गया यही पूछ रहा है। तो यह 1987 में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 1987 में वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट पास किया गया था, जिसमें सतत विकास के बारे में विचार साझा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो भारत में वाणिज्यिक फसल कौन कौन है? सरसों, तंबाकू, जूट या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ सरसों, तंबाकू और जूट ये तीनों ही वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ। तो भारत में वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ किस क्षेत्र में हुआ था। तो किसी क्षेत्र में भारत को सबसे कम वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त हुआ था। औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र, इन तीनों में सही लाभ प्राप्त हुआ था, यानी कि अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में डैश रैंक पर है। तो भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में किस रैंक पर है। तो वह 133वां रैंक पर है। अगला क्वेश्चन है छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, तो यह भूजल स्तर की तकनीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। तो स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत कौन सा इनमें से नहीं है। तो यहाँ महासागर जो है यह स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं है। भूजल, बर्फ की चादर और नदी, ये तीनों ही स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत है। फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि 9-10 के लेवल का ही या फिर 6 से लेकर 12 तक के लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जो कि आपके 6 to 8, 9 to 12 तक के एग्जाम्स को कवर करेंगे। आप जो भी सब्जेक्ट के हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। अगला क्वेश्चन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य में नहीं गुजरता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है यह किस राज्य से नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र से। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। महाराष्ट्र से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। तो बालाघाट खानों में मैग्नीज का खनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, मैग्नीज का खनन बालाघाट खानों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो वन का सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वन विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो वन विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व में 10वां स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 10वां। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था, यह दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो झारखंड है। झारखंड का नंबर 1 स्थान है भारत में कोयला उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो हमारे देश यानी कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो हमारे देश भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो वह 7 है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग जो है यह किस उद्योग में होता है। तो एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यह 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जी के ये से यानी कि करंट से भी न्यूज आ समझ सकता है इसे। अगला क्वेश्चन है कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है। कांडला पत्तन जो है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। तो पर्वतीय भाग में जो रेल मार्ग बनाए गए हैं वह सकरी यानी कि संकरी रेल लाइन बनाए गए हैं पर्वतीय भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो वह मौसिम राम यानी कि मेघालय के मौसिम राम में सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो वह रोहतास में होती है। रोहतास में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है इसमें से। तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है यह अनवीकरणीय संसाधन है। बाकी पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये तीनों ही नवीकरणीय संसाधन हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यह सोन नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है चिली किस महाद्वीप में स्थित है। तो चिली जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ ज्योग्राफी के क्वेश्चन अधिकतर थे क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस कल के वीडियो में हो चुके हैं। आगे हिस्ट्री एंड सिविक्स के भी क्वेश्चन कुछ इसमें दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है जारूजेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे। तो जारूजेलस्की जो है यह किस देश के राष्ट्रपति थे पूछ रहा है। तो जारूजेलस्की पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। किस देश में ओलंपिक खेल विरोध नस्ल पर आधारित हो। तो वह मैक्सिको में था। मैक्सिको में ओलंपिक खेल विरोध नस्ल पर आधारित था।
अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन सिविक्स से आ रहे हैं। क्वेश्चन है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो हसुआ और हथौड़ा जो है यह भाजपा राजनीतिक दल जो है उसका ही चुनाव चिन्ह है, हसुआ और हथौड़ा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का काल होता है और 5 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य क्या होता है? तो वह एक ही बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो वही होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जयराम दास बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट के नाम से जानते हैं। सीनेट के रूप में अमेरिका की राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी 3 ऑप्शन आते हैं, यानी कि बिहार में मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, यह स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है। ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, यह भी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। और सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान दर्जा देना, यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जबकि बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति में विरासत में पाना यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से 1978 में दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो मानव अधिकारों को 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्रदान की गई, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किया गया है अवसर की समानता के आधार पर। तो यहाँ अवसर की समानता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और इसके तहत 1956 से यह कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? तो यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट है, भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। ऑप्शन नंबर सी राइट है, विकास लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे बड़ी सहायक सिद्ध हुई है।
आज का 98 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा जाता है? तो भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों का प्रयोगशाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा जाता है? तो भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों का प्रयोगशाला कहा जाता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, वर्ष 1928 में ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक कौन सा कदम होगा इसमें से? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है यह लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है सबसे बड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने 6 सितंबर के स्टेट के सोशल साइंस के पूरे 100 प्रश्नों को कर लिया, 2 पार्टों में किया है हमने। तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सभी प्रश्न कैसे थे, और यदि हमारा ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग 7 तारीख के पेपर को सॉल्व करेंगे। 7 सितंबर को सोशल साइंस के जो क्वेश्चन हुए थे 3rd शिफ्ट में, उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन हैं SST से, जिसमें 50 प्रश्नों को आज के फर्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, बाकी के 50 प्रश्नों को सेकंड वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था और इसने सर्वप्रथम भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? तो यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान सीखा था अरबों से। ऑप्शन नंबर सी राइट है, अरबों से यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान सीखा था। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो भी स्टेट में पूछे गए हैं ये ACERT एंड NCERT बुक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो BPSC के द्वितीय शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में स्टैंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इंग्लैंड में स्टैंप एक्ट पारित हुआ था 1765 में। 1765 में स्टैंप एक्ट इंग्लैंड में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 14 जुलाई। 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि फ्रांस में बास्तिल के दुर्ग को फ्रांसीसियों ने 14 जुलाई को ही तोड़कर और उसमें कैदियों को आज़ाद किया था, इसलिए उसी दिन से फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ये क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति से है। प्रथम स्टेट के कौन लोग आते हैं? तो इसमें पादरी वर्ग के लोग आते हैं। और द्वितीय स्टेट में कौन लोग आते हैं? द्वितीय स्टेट में कुलीन लोग आते हैं और 3rd स्टेट में अन्य वर्ग के लोग आते थे। अगला क्वेश्चन है, मीन कैम्फ किसकी रचना है? तो मीन कैम्फ जो है यह हिटलर की रचना है। हिटलर जर्मनी का शासक था। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद जो है यह समाजवाद का विरोधी था। ऑप्शन नंबर डी राइट है, नाजीवाद समाजवाद का विरोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा शहर पर। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को पहला बम गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान युद्ध कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो रूस जापान युद्ध 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट है, 1905 में रूस और जापान युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध जो चला था यह 4 वर्षों तक चला था। कब से कब चला था? तो 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो बिरसा मुंडा ने 24 दिसंबर 1889 को ईसाई मिशनरियों पर हमला किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को किस नाम से जानते हैं? तो अंगूरात्पादन कहा जाता है। अंगूरात्पादन अंगूर की खेती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे धान के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, चावल को धान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें चीन का प्रथम स्थान है। चीन विश्व में नंबर 1 पर है चावल उत्पादन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। तो कौन सा देश है जो कि वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है यह आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो कौन सा फसल है जिसे विकसित होने में 1 वर्ष लगता है। तो गन्ना, गन्ना यानी कि ईख का जो फसल है इसे विकसित होने में 1 वर्ष लगता है। अगला प्रश्न है रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो रेशम के कीड़े के पालन के रूप में किस नाम से जानते हैं। तो उसे रेशम उत्पादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। तो वह कौन सा कृषि है जिसमें एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। तो उसे वृक्षारोपण कृषि कहा जाता है। वृक्षारोपण कृषि में एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की सारी फसलें उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूएनओ को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो यूएनओ को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद के अंग के प्रमुख होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो होते हैं वह संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद के प्रमुख होते हैं। ऑप्शंस देखिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद या फिर सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो होते हैं वह सचिवालय के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। तो राष्ट्र संघ का विचार कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था ये पूछ रहा है। तो वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम दिया था। अगला क्वेश्चन है चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने। तो चार्टर सदस्यों के अलावा अन्य 21 सदस्य जो थे वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से लाया गया था। तो रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से लाया गया था। तो यह क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। और रॉलेट एक्ट पास कब हुआ था ये भी एक क्वेश्चन है। तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज सरकार जो है यह हंटर समिति का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और भारतीयों के द्वारा मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया गया था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। यह किसके द्वारा किया गया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था। तो लंदन में पहली विश्व की भूमिगत रेल का आरंभ हुआ था 10 जनवरी 1863 को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 10 जनवरी 1863 को लंदन में पहली भूमिगत रेल का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं पटना का पुराना नाम क्या था। तो पटना का पुराना नाम पूछ रहा है। तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद, इस तीनों नामों के से जानते हैं पटना को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है यह 1929 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है यह अमेरिका होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अमेरिका के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का जो मुख्यालय है यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया। भारत में पहला छापाखाना किसके द्वारा लगाया गया था। तो यह पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। पुर्तगालियों ने भारत में पहला छापाखाना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है यह 7 देशों को छूती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन सा देश इसमें से नहीं है। तो चीन जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि भारत, नेपाल और मालदीव ये तीनों ही सार्क के सदस्य हैं।
अगला क्वेश्चन है गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? तो गिलगिट गार्ज जो है यह सिंधु नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। गिलगिट गार्ज सिंधु नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन है सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील जो है यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा वृक्ष है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है, उसमें नहीं उगता है? तो यह गहतत है। गहतत नामक वृक्ष जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा रोजवुड, सिंकोना और आबनूस ये तीनों ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से उगने वाले वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है? तो वह हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगली बकरी आइबक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो जंगली बकरी आइबक्स जो है यह किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो यह पर्वतीय वन में पाई जाती है। जंगली बकरी आइबक्स जो है यह पर्वतीय वन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व जो है यह बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा बिहार में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह पिदुर ताल गाला है। पिदुर ताल गाला श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो बांग्लादेश को कौन सा राज्य नहीं छूता है? वह मणिपुर होगा। मणिपुर बांग्लादेश को नहीं छूता है। असम, त्रिपुरा और मिजोरम ये तीनों ही राज्य बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह 8,848 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मापनी में हर व्यक्त करता है। तो मापनी में हर क्या व्यक्त करता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा यह धरातल से दूरी होगा। धरातल की दूरी, मापनी में हर धरातल की दूरी को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो वह तुलनात्मक मापनी है। तुलनात्मक मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक प्रतिनिधि भिन्न से अंश हमेशा क्या होता है? तो एक प्रतिनिधि भिन्न से अंश हमेशा एक होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उसे जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम जैविक और अजैविक संसाधन के रूप में बांट सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सभी क्वेश्चंस कैसे थे, और यदि हमारी ये वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।